दोस्तों, यह वीडियो बिहार पीसीएस प्री 2023 के लिए पीवाईक्यूज की अंतिम वीडियो है। याद रखिएगा, इसके बाद बिहार पीवाईक्यूज जो हम लोग चला रहे हैं वह कंप्लीट हो जाएगा। एक भी सवाल जीएस का ऐसा नहीं है जो इसमें कवर नहीं किया गया है, जब से परीक्षा शुरू हुई है और कब तक, 2022 तक। चलिए शेष हिस्से को कवर करते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल के साथ साथ विविध वाले सवाल भी कवर किए गए हैं। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है 15.3%। यदि जनगणना की बात की जाए 2011 की, तो शहरीकरण 11.23 या फिर 11% है। याद रखिएगा। तो क्या हुआ है, निष्कर्ष निकल के आया है कि इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जनसंख्या से एक सवाल आना तय है। तो सही जवाब है 8.04 या फिर 8% जनसंख्या है बिहार में, भारत की कुल जनसंख्या का। लेकिन दोस्तों, ये अंतरिम आंकड़े थे, लेकिन वर्तमान में यदि अंतिम आंकड़ों की बात की जाए तो 8.6%, यही वाला ठीक है डेटा। सही विकल्प ई होना चाहिए, इसमें ई है ही नहीं, क्योंकि सवाल 2001-2 में पूछा गया है। तो याद कर लीजिएगा कि कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। और सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों कहाँ है? पटना में है, याद रखिएगा। फिर है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा, दूसरा स्थान। यह दोस्तों न्यूनतम है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, निम्नतम साक्षरता की बात की गई है, याद रखिएगा, कंफ्यूज करने वाला सवाल है, गलती होते होते बच गई है। नीचे से प्रथम स्थान की बात हो रही है। निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है दोस्तों? केरल में है, याद रखिएगा। फिर चाहे मेल की हो या फिर फीमेल की हो, यही मामला बिहार के संदर्भ में भी ठीक है। चाहे मेल की बात की जाए, महिला साक्षरता की, चाहे पुरुष साक्षरता की, दोनों के ही मामले में बिहार सबसे कम और सर्वाधिक केरला है। बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है दोस्तों? तो ये 1992 में पूछा गया था, लेकिन यदि वर्तमान में बात करें तो 61.80% है। इसको रटने की एक ट्रिक बताता हूँ। 91 से शुरुआत कीजिएगा, 91, 61 और 71। जी हाँ, 61 वाले को जो है राज्य की मान लीजिएगा, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, और महिला को हमेशा कमतर आंका जाता है, क्योंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। तो 51% जो साक्षरता है, दशमलव में जो भी हो दोस्तों, वह मायने नहीं रखता है, मोटा माटी आपको याद होना चाहिए। तो लगभग 51% फीमेल की साक्षरता है, ठीक है, और 61% मेल और फीमेल दोनों हैं इसमें। मतलब जहाँ पर बिहार की साक्षरता की बात कही जाएगी, केवल बिहार की, तो 61%। यदि पुरुषों की साक्षरता की बात की जाएगी तो 71%। तो 10-10 का अंतर है। 51 से शुरू करिएगा, 51, 61 और 71, बाद में फीमेल, और फिर ये न्यूट्रल कर दीजिएगा बिहार का, और फिर मेल, पुरुषों को ऊपर रखना है, क्योंकि पुरुष हमेशा महिलाओं पर हावी रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भूलेंगे नहीं, और सवाल जो है एक मिल सकता है यहाँ से, और चीज़ें अच्छी लग रही हों, औरों से यूनिक लग रही हों, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या? देखिए दोस्तों, पूछ ही लिया गया है, तो यहाँ पर साक्षरता की बात की गई, तो 61% होना चाहिए। फिर है बिहार की महिला साक्षरता। देखिए दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, 2022 में सवाल वही पूछा गया है। तो पुनः फिर वही सवाल सही हो जाएगा। महिला की बात की गई है तो 51.5%, मैंने 51 बताया, 51, 61 और 71।
तो देखिए ट्रिक हमारा कितना काम कर रहा है। फिर बिहार की 1981 से लेकर 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, हम उसको नहीं देखेंगे। हम 2001 से लेकर 2011 के बीच की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की 25.5% रही है, याद रखिएगा लगभग। नया बिहार राज्य में कुल कितनी जनसंख्या है, तो वर्तमान संदर्भ में देखेंगे 2011 के अनुसार 10,40,99,452 जनसंख्या है बिहार की, या फिर 10.41 करोड़। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो सही जवाब हम 2011 के संदर्भ में देखेंगे तो वर्ष 1991 में शहरी, 2011 का दोस्तों दिया ही नहीं है इन्होंने, तो वही देख लेंगे हम। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो सही जवाब है 13.14। फिर है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है, तो सही जवाब है भारत में प्रथम स्थान। इसके बाद दोस्तों किसका है जनसंख्या घनत्व, इसके बाद वेस्ट बंगाल का है, ये भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कितना है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, 17 रट लेना है। यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों की दृष्टि से यह प्रथम स्थान पर है। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 382 लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, तो दोस्तों सही जवाब होगा तीसरा। कब की बात हो रही है, 1999 की, लेकिन अभी सवाल का जवाब पहला होगा। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई, तो याद रखना है 2011 की जनगणना की बात हो रही है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व शिवहर में है, याद रखिएगा 1880, बहुत ज़्यादा है। मतलब बिहार जिस तरह से माचिस की डिब्बी में तीलियां भरी होती वैसे लोग भरे हैं, देखिए मतलब 2000 के लपेटे में लोग रह रहे हैं। 1880, 1823 है। यूं ही नहीं, बिहार को बीमारू राज्य कहते हैं। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। 2022 में पूछा है सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है। शहरीकरण किस तरह से, किस जिले में शहरीकरण कितना है, याद रखना बढ़ते हुए क्रम में। तो नालंदा में है कम, उसके बाद मुंगेर में, और सर्वाधिक है भैया पटना। जी हाँ, राजधानी में ज़्यादा भरे हुए हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत में बिहार की जनसंख्या है दोस्तों, तो सही जवाब है तीसरी सबसे अधिक। ये कब की बात है, अभी भी दोस्तों वही आंकड़ा सही जाएगा। बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है, पहली यूपी में है, दूसरी महाराष्ट्र और तीसरी बिहार में। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है, तो छोड़ देंगे, महाराष्ट्र को माना जाता है। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो सही जवाब है 918। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो मुंडा जनजाति जमुई में नहीं रहती है, बाकी सभी सही हैं। संथाल बांका में निवास करती है, उरांव सुपौल में निवास करती है, और खरबार जो है वो भागलपुर में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया, तो याद रखिएगा जहाँ बाल गोपाल खेलते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा रहेगा। जी हाँ, गोपालगंज में। फिर है
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? मतलब वही बात घुमा के पूछ ली गई है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, पकड़ा का नहीं जाएगा। तो गोपालगंज में। बिहार राज्य में 17-18 के दौरान कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों हम बिहार आर्थिक समीक्षा को आधार बना के बताएंगे कि लगभग 74% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है बिहार की। तो ई विकल्प इसमें सही है, क्योंकि कोई विकल्प ठीक नहीं है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही जवाब है लोहरदगा। लोहरदगा ये 1991 के आंकड़े के अनुसार था, लेकिन यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। और बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़, याद रखिएगा। विविध सवालों को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सही जवाब है पूर्णिया। दोस्तों 7 जिले जो हैं बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखना 7 के बाद 2 और जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो 729 किलोमीटर की सीमा 7 जिले इसी में लगा हुआ 7 जो है 7 जिले तय करते हैं। कौन कौन है इन 7 जिलों में? सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ई विकल्प इसका सही है। नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल तथा महाबोधि विहार मंदिर दोनों ही इसमें शामिल हैं। नालंदा को 2016 में शामिल किया गया और महाबोधि मंदिर को 2002 में। तो 2 विकल्प सही हैं, नालंदा और महाबोधि दोनों। तो सही जवाब ई होगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों 2022 में पूछा करंट अफेयर का सवाल है। तो मनोज तिवारी। जी हाँ, करंट अफेयर की दिग्गज पत्रिका घटनासार के निचोड़ को हैंड रिटन PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। साथ ही वीडियोज की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें वन लाइनर को भी शामिल किया गया है। तो जो भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं वो इसको ज़रूर देख के जाएं। इसके साथ ही एक घटना चक्र की आर्थिकी का निचोड़ के नाम से पीडी बनाई गई है प्लेलिस्ट, उसको भी देख के जाएं। और इसके साथ ही जो करंट अफेयर स्पेशल रहती है एजुटेरिया, जी हाँ, उसके भी 10 की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको भी देख के जाएं। तो ये सारा काम बिहार वालों के लिए है। और उसके बाद देख के आएँ, फिर लगते हैं यूपी में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो रट लेना है सवाल को, 2006-07 के लिए। और 21-22 का जो सर्वेक्षण है वह किस क्रम का है? तो 16वें क्रम का है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सही जवाब है देहरादून, ICFRE, याद रखिएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। दोस्तों करंट अफेयर की भूमिका जो है प्री पास कराने में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यदि आप 2022 के पेपर को उठा के देखेंगे तो लगभग 32 से लेकर 36 सवाल आपको करंट अफेयर से सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग जान ही रहे हैं, घटनासार पत्रिका जिसकी चर्चा बड़े बड़े टॉपर्स करते हैं स्टेट BCS के, यदि आप इंटरव्यू देखते होंगे तो उसका कोई सानी नहीं है। और ऊपर से मैंने उसमें स्टैटिक GK दिया है, जहाँ पर भी जैसी आवश्यकता लगी कि ये सवाल यहाँ पर होना चाहिए उसको वहाँ पर चेपा है मैंने। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन प्रहार जो है वह शराबबंदी से संबंधित है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो सही जवाब है ई विकल्प। जी हाँ,
सही जनसंख्या का अनुमान लगाया गया वह अलग अलग माना जा सकता है अलग अलग लोगों के अनुसार, तो ई विकल्प इसको मान के चलते हैं। कुछ सवाल बनाए ही जाते हैं छोड़ने के लिए। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले आदमी थे। 1969 में ही दोस्तों भारत में इसरो की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो सही जवाब है छठ पूजा। इस दिन महिलाएं जो हैं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। याद रखिएगा भगवान सूर्य, और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है, ये भी याद रखिएगा। फिर हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? 2022 में पूछा गया सवाल है, तो भागलपुर में। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ कहाँ हैं? तो एक तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान और तीसरा ओडिशा में। निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की दोस्तों? तो सही जवाब है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जी हाँ, एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बाप ने शुरू की है। गिद्ध संरक्षण योजना बाप शुरू की है, किसने? बर ने, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। बीटीआर होना चाहिए दोस्तों। खैर, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो स्टार मार के चलिएगा। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्अंकीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई भी शहर NH2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम तक जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं बिहार में? कौन सी? तो सही जवाब है कई ज़्यादा उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ई विकल्प इसका सही होना चाहिए, छोड़ दीजिएगा। वर्तमान में अनेक कंपनियां जो हैं बिहार में सेवाएं दे रही हैं। एयर इंडिया, एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, फलाना ढिमाका सब मूल्यांकन से बाहर कर दिया आयोग ने। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो राजगीर में है, रत्नाकर पहाड़ियों पर स्थित है, याद रखिएगा। और जापान के फूजी ने इसको बनवाया था, यह भी याद रखिएगा। विश्व शांति स्तूप। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार में किस जिले में किया जाता है? तो सीता माता जो है सीतामढ़ी में ही बनाई जा रही हैं। 251, जी हाँ 51 जो है पवित्र नंबर माना जाता है भारत में, तो ऐसे याद रखिएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यह बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इसमें बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा पाली एक भाषा है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। स्टार इस पर मार लीजिएगा, 11 में पूछा है, छोड़ दीजिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है राजधानी पटना में स्थित है। भारत में एक समय पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल गया है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मतलब भारत में जो पूर्व के राज्य हैं इस तरफ वाले, उनमें फैल गया है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे? कहाँ से थे दोस्तों? पुरुलिया से थे, याद रखिएगा। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेड मास्टर थे
और कर्म भूमि बिहार का पुरुलिया जिला ही था, याद रखिएगा। निवारण चंद्र गुप्ता दासगुप्ता। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो सही जवाब है प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में रह गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो महेश्वर प्रसाद जी थे, याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री स्थित है दोस्तों कहाँ? अंटार्कटिका में। जी हाँ, भारत का यह मिशन है, याद रखिएगा। 1984 में इसे स्थापित किया गया था। और इसके बाद दूसरा दोस्तों मैत्री गया, और फिर तीसरा जो है दोस्तों भारती वहाँ पर स्थापित किया गया, यह भी याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो जान रहे होंगे, गीता रहस्य पुस्तक तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है, याद करिएगा इसको। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों, और वही ठीक है दोस्तों, जितने दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। लेकिन सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, याद रखिएगा। 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद के तहत राशि दी जाती है, और 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया दोस्तों? तो सही जवाब है नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया। गांधीवादी मूल्यों के आधार पर अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए यह दिया गया। कब? 1990 में। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। यह कथन गलत है। बाकी कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, सही कथन है। भारत विश्व में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है, यह भी सही है। और चौथा कथन है कि भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है, यह भी सही है। अब जो बात करें अमेरिका की, तो विश्व का 35% मक्का पैदा करता है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी वर्तमान में अमेरिका है, तो याद रखिएगा। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई दोस्तों? तो PLO से तात्पर्य दोस्तों पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से है। 92 में पूछा है, छोड़ दीजिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पीटर सदरलैंड थे। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो नगोजी ओकोंजो हैं, याद रखिएगा। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं नगोजी ओकोंजो। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1948 में स्थापित हुआ। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है दोस्तों किस नदी पर? भद्रा नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर यह इस्पात केंद्र स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल की बात की जा रही है। थाईलैंड, म्यांमार आदि जो देश हैं वो नशीले पदार्थों का उत्पादन करते हैं, उन्हीं को जो ट्रायंगल कवर करता है उसको स्वर्णिम ट्रायंगल कहा जाता है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम आते हैं, याद रखिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को मिलाकर गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, स्वर्णिम अर्धचंद्र, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। साउथ एशियन कोलिएशन
ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? छोड़ दीजिएगा, बहुत पुराना सवाल है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब सबसे लंबे समय से तेल निर्यातक बना हुआ है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से। बहुत पुराना सवाल है, ये भी छोड़ देते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद हैं, याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है दोस्तों? तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी बाघ है, याद रखिएगा। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। स्थापना इसकी 1952 में हुई थी। यूनेस्को इसको प्रदान करता है, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना है मोढेरा स्टेडियम गुजरात में है, मोढेरा, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? तो नीरद सी चौधरी ने लिखा है, याद रखिएगा, नीरद चौधरी। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं? तो सही जवाब है बिजनेस एज अनयूजुअल। बिजनेस एज अनयूजुअल की लेखक हैं अनीता रॉडिक। ग्रीन पीस क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। स्थापना 1971 में हुई थी, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका पूछ लिया जाता है, एम्स्टर्डम में है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की, ये सब छोड़िएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है दोस्तों फ्रांस में, स्पेन में, या फिर इंग्लैंड में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो सही जवाब है यूएसए में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी हैं तथा जिस पर इसे स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर अमेरिका को भेंट स्वरूप दे दिया था। तब से जो है ये उसी के पास है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, वह है बंगाली, याद रखिएगा। लेकिन बंगाली विकल्प में नहीं है। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या हैं दोस्तों? तो सही जवाब है अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। कुल 6 भाषाएं हैं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसकी है? तो अरविंद घोष की है, याद रखिएगा। इसके अलावा गीता पर निबंध, द ह्यूमन साइकिल, सावित्री, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इनकी अन्य कविताएं हैं। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन हैं दोस्तों? तो सलमान रुश्दी हैं, भारतीय मूल के लेखक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन है, जिसमें इन्होंने विचारों में विरोधों का समान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया है। मतलब ये सब छोड़िएगा, केवल सलमान रुश्दी को याद रखिएगा। निम्न देशों में कौन सा अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो हम सिपरी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखेंगे कि 5 बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा है, और उनमें सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत प्रथम स्थान पर, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, और अमेरिका के बाद निर्यातक रूस है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था दोस्तों, 1987 में किया गया था, याद रखिएगा। लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता है मगहर में। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया था, रट जाइएगा। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए। डुरंड कप किसके लिए दिया जाता है? तो फुटबॉल के लिए दिया जाता है।
शताब्दी 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में। ये सब छोड़ दीजिएगा दोस्तों। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा जयसिंह ने कराया था। कहाँ कहाँ कराया था दोस्तों? याद रखिएगा, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में कराया था। 5 जगह पे कराया था, जिसमें से मथुरा और वाराणसी 2 यूपी से हैं। ये वेधशालाएं थीं दोस्तों। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 5 कुंटल होता है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं। वह कौन एकमात्र भारतीय अरे ये सब छोड़िए दोस्तों, 99 की सवाल। जी हाँ, ये सवाल अच्छा है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। बाकी 5 देश स्थायी हैं और 10 अस्थायी होते हैं। भारत अभी उन अस्थायी देशों में शामिल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें। तो फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और यूएसए, याद रखिएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। इसको हम लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है गैलीलियो ने की थी। अच्छा सवाल है। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा, याद रखिएगा। लोहा के अन्य 4 अयस्क हैं, कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, याद रखिएगा। जो गली के प्रहरी हैं वो अपने काम पे लग गए हैं, तो उसको नोटिस मत करिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों? तो भारत था। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया था और शुभारंभ जो है नेहरू ने किया था भारत की ओर से। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। तो नेहरू, नासिर और टीटो ने इसकी शुरुआत की थी। और 18वीं मध्यावधि बैठक बाकू, अजरबैजान में आयोजित हुई थी 2018 में। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कौन सी थी दोस्तों? तो अल्बानिया थी, याद रखिएगा। उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में इनका जन्म हुआ था और 1979 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाता है। इन्हीं को दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम इन्हीं ने ही इसको यह नाम दिया था 1969 में। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक दोस्तों कौन हैं? तो होमी जहांगीर भाभा या फिर परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो सही जवाब है पाकिस्तान। जी हाँ, गला सूख गया था, पानी पी लिया है। फिर है, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है दोस्तों? अर्जुन जो है भारत का टैंक है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो सही जवाब है पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी क्या है? कीवी है, याद रखिएगा। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। बर्फ पर बहुत तेजी से दौड़ता है। चिपको आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है? वृक्षों को बचाने से संबंधित है। कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था, चमोली में। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे इसके प्रणेता थे, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। तो बी विकल्प सही है।
कब शुरुआत हुई थी? 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार टीवी का मालिक कौन है? छोड़ दीजिएगा। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसकी विशेषता है। कोरिया युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत हुई। इस बातचीत के फलस्वरूप भारत और तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य एवं अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि 1954 को हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर और समझौते में पंचशील के 5 समझौतों का उल्लेख किया गया। ये समझौते क्या थे? एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना, संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समानता और मित्रता की भावना के तहत काम करना। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो सब जवाब है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। बी विकल्प सही है। फिर है रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का हिस्सा है, याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य का दक्षिणतम भाग है रामेश्वरम। किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो नेपाल ने घोषित किया है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया जाता है? तो बेंगलुरु को दिया जाता है। निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह बताने के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, न कि पृथ्वी के। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखिएगा। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, याद रखिएगा। सही कथन चुने। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, सही है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, गलत, ये भी आर्यभट्ट ने लिखा है। पंच सिद्धांतिका शताब्दी सदी का ग्रंथ है, ये भी गलत है। गणित सार संग्रह में शून्य की संख्या नहीं माना गया है, यह भी गलत है। लीलावती के रचनाकार, दोस्तों माफ कीजिएगा मैंने आर्यभट्ट बोला है, भास्कर द्वितीय थे। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार बराहमिहिर थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारों में नवरत्नों में से एक थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1986 में इसे, माफ कीजिएगा 1896 में इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना किन से संबंधित है? तो इसकी रचयिता रोमी देव हैं। कपिल देव के खेल जीवन से संबंधित है और विमोचन प्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का योगदान नहीं है। बाकी तकनीकी प्रगति अगर अच्छी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा है, उद्योगों का विकास अच्छा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन स्थायी नहीं है? पुनः वही सवाल रिपीट कर दिया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में, बता दें दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य होते हैं ना, जो 10 सदस्य, उनमें भारत 8वीं बार शामिल हुआ है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, याद रखिएगा 1971 में। A.S. आनंद 1990 के दशक में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है दोस्तों? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना ही वैश्वीकरण है। नौकरशाही का कार्य क्या है दोस्तों? प्रशासन चलाना, सरकारी नीतियों को लागू करना और मंत्रियों की सहायता करना, ये तीनों काम ही नौकरशाही के काम हैं।
यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो स्वीडन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? तो पटना की थीं, याद रखिएगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो एक समाजवादी थे, रट जाइएगा इसको। फिर है जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो राम प्यारी था, छोड़ सकते हैं, 1992 में पूछा गया सवाल है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब दोस्तों चंद्रमा बीच में हो। जी हाँ, चंद्रमा जो है सूर्य पर ग्रहण लगा देता है, उसको एक तरह से खा लेता है, तब पृथ्वी से सूरज नहीं दिखाई देता, एक तरह से अंधेरा सा हो जाता है। चंद्रमा बीच में आ जाता है, किसके? पृथ्वी और सूर्य के। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ऐसा दोस्तों कब होता है? तो याद रखिएगा, ऐसा अमावस्या के समय होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 23 और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन की और रात की अवधि समान होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम अर्थात सबसे छोटी होती है, तो याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं? तो 2 और 3 सही हैं। कौन कौन से? शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, यही गलत है। यह सभी सदस्य देशों में इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों यह पूरा बिहार कंप्लीट हुआ और इसी के साथ सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छे से जाए और उसके बाद होती है हमारी आपकी मुलाकात। जो यूपी वाले हैं वो अपनी कमर कस लें और अपनी अपनी जो सीट बेल्ट है उसको बांध के बैठें, कब? जब वहाँ से लौट आएँ। और जो यहीं हैं वो भी खाए पिए रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।